जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे देवी गंगा क्लासेस में। और मैं हूं शंभू कुमार और आज आपको एक बार फिर से करेंट अफेयर्स का मैराथन लेकर के आया हूं, जो किसी भी एग्ज़ाम में, आने वाले किसी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है। और ये आपको एक पूरे एक साल के, मतलब 2025 के पूरे एक साल के करेंट अफेयर्स होंगे। सभी वीडियो में लेकर आता हूँ बारी बारी से, ताकि आपको मतलब एग्ज़ाम जब भी देने जाएं तो आपको करेंट अफेयर्स का कोई टेंशन ना रहे। इसके लिए चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको जैसे कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा करेंट अफेयर्स भी मिलेंगे, कुछ वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगे, जीके जीएस मिलेंगे फॉर ऑल इंडिया किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए आप लोग के लिए आज का पहला क्वेश्चन है नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को मिला है। बताना है कि शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है नीति आयोग के पहले। मतलब आपको देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि नीति आयोग के जो सबसे पहले जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक मतलब जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, उसमें किस स्थान को पहला स्थान मिला है ये बताना है। ऑप्शन ए है पंजाब को मिला है, ऑप्शन बी है उड़ीसा को मिला है, ऑप्शन सी है झारखंड को मिला है, या ऑप्शन डी है असम को मिला है। चलिए अच्छे से इस क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य को मिला है। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। पहले योजना आयोग चलता था देश में, उसको रिप्लेस करके उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष सदा के लिए, वो आपके जो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। ठीक है। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, उसी तरह से ये आपको नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है। आपको बताना है कि जो फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 है, 25 में किस शहर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन बी है आपको अबू धाबी में, ऑप्शन सी है रियाद में, ऑप्शन डी है बीजिंग में। देखिए मैं एक क्वेश्चंस को 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि मतलब थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं सर। और आपको इसलिए मैं रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाए और आप एग्जाम हॉल में बैठे तो एक ही बार में देखते एक साथ ही क्वेश्चंस को आप टिक कर सकें। ठीक है। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, थोड़ा शांति से बैठिए और मन में सोचिए इसका जवाब भी क्या होगा। और नहीं तो अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप पढ़िए, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि मतलब कहाँ आयोजित किया गया है। तो चलिए बताइए, फ्यूचर्स मिनरल्स फोरम 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब है रियाद में किया गया है, जो सऊदी अरब में रियाद है वहाँ किया गया है। ध्यान रखना है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 किस शहर में किया गया है, तो वो आपको रियाद में किया गया। ठीक है। बीजिंग जो है आपको चीन की राजधानी है, अबू धाबी आपको यूएई की राजधानी है, और नई दिल्ली आपकी इंडिया की राजधानी है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है। ठीक है। आपको ये बताना है कि दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है, जो मतलब हाईवे है एक्सप्रेसवे, वहाँ पे भारत के सबसे, मतलब आपको बताना है ये भारत के जो है ना सबसे लंबे एनिमल ओवरपास है। मतलब जो कोई मतलब मान लीजिए कि आपको किसी मतलब कोई टाइगर रिजर्व है जिसको ये ओवरपास कर रहा है, मतलब उसके ऊपर से गुजर रहा है, मतलब उसमें सबसे लंबाई में सबसे ज़्यादा है, ये बताना है मतलब किस टाइगर रिजर्व के ऊपर से ये जा रहा है और सबसे लंबा भी है, ये आपको बताना है। देखिए इस एक क्वेश्चन से आपको 2-3 जवाब मिला। पहले तो ये कहाँ पर कौन किस हाईवे को जोड़ता है, दिल्ली मुंबई को। ठीक है। उसके बाद ये भारत के सबसे लंबे है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद मतलब ओवरपास है, कॉरिडोर है, और ये किस टाइगर रिजर्व से पास करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मेलघाट टाइगर रिजर्व से,
ऑप्शन बी है ताडोबा टाइगर रिजर्व से, ऑप्शन सी है सरिस्का टाइगर रिजर्व से, या ऑप्शन डी है रणथंभौर टाइगर रिजर्व से। देखिए ये दोनों आपको सरिस्का और रणथंभौर कहाँ है, तो ये आपको राजस्थान में है, ये भी याद रखिए। और ताडोबा टाइगर रिजर्व और मेलघाट ये आपको दोनों महाराष्ट्र में, ठीक है, क्योंकि ये देखिए मुंबई दिल्ली है तो मुंबई में ये दोनों हैं, और ये राजस्थान होकर गुजरती है तो ये राजस्थान में आपको दोनों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है, जो कि सबसे लंबा है भारत का, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, जो कि राजस्थान में स्थित है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है, राजस्थान में है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि पहली बार किस देश ने जीता है। और चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को गैस कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, फिर मैं इसको थोड़ा बताऊंगा कि किस देश को हरा के जीता गया है ये, और कौन सा देश ने जीता है। तो इसका ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ऑप्शन बी है इंग्लैंड ने जीता है, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, या ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड ने जीता है। बताइए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। और इन्होंने किसको हराया है, तो एक महान जो टीम है ये मतलब ऑस्ट्रेलिया, इनको, जबकि ये बहुत ज़्यादा बार यही वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, आपको वनडे वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ही ने जीता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मतलब दक्षिण अफ्रीका पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आप लोग के लिए अगला सवाल है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, ये बताना है आपको। कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसमें हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने, जो हाल ही मतलब ये करेंट अफेयर्स का है, इसलिए आपको पूछा गया है, क्योंकि इससे पहले 10 भारतीय तो बन चुके हैं, ये 11वें हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर बने हैं, ऑप्शन बी है बीबीएस लक्ष्मण बने हैं, ऑप्शन सी है एमएस धोनी बने हैं, या ऑप्शन डी है सौरभ गांगुली बने हैं, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आईसीसी, और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909 ईस्वी में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1909 ईस्वी में आईसीसी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अबू धाबी में, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको एक क्वेश्चन से 3-3 जवाब मिल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें खिलाड़ी कौन है, तो ये आपको महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने आपको 2007 T20 वर्ल्ड कप को पाकिस्तान को हरा करके जिताए थे पहली बार, और दूसरी बार भारत ने वनडे वर्ल्ड कप 2011 में भी जीते थे, मुंबई में जो हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाए तो ये भी बता दीजिएगा किसी भी एग्जाम में। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में 72 मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, ठीक है। इसमें होगा 72वां हाल ही में 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है ओपल सुजाता ने, ऑप्शन बी है सिमरन मित्तल ने, या ऑप्शन सी है साने टोकेजी ने, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अच्छे से आप लोग सोच के इसका सही जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कि हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। ओपल सुजाता ने, सिमरन मित्तल ने, साने टोकेजी ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये आपको इसको जीता है ओपल सुजाता ने, और ये किस देश की है ये भी आपको ध्यान रखना है। बताइए आपको पूछ देगा एग्जाम में कि ओपल सुजाता जो कि 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है वो किस देश से है, तो बता दीजिएगा थाईलैंड। ये किस देश से है, तो ये थाईलैंड से है, ठीक है, ये थाईलैंड से है। और पूछ देगा कि इनका नाम क्या है, जो थाईलैंड की है 72वां मिस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, तो कहाँ की है, उनका नाम क्या है, तो ओपल सुजाता, ये याद रखिएगा, ओपल सुजाता, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है 107वें मतलब 107th राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है।
मतलब अभी तक 106 राष्ट्रीय उद्यान थे, अब 107वां हो गया। आपको बताना है कि किन को हाल ही में 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है, मतलब वो भी अब एक राष्ट्रीय उद्यान बन गए। ठीक है, अब उद्यान बनने से क्या क्या सुरक्षा मिलती है, तो आपको मतलब उसमें जो जानवर होते हैं उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है, मतलब उसके लिए मतलब पैसा दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि उसको प्रोटेक्शन हो सके, उसको अच्छा से रख सके, उसको अच्छा से मतलब भरण पोषण हो सके जानवरों का। ठीक है, खान पान अच्छा से हो सके, इसके लिए दिया जाता है। तो जो भी आपके मान लीजिए जैसे कि IUCN भी चाहे कोई भी चीज़ को अगर प्रोटेक्ट करने के लिए अब कोई अब संस्था भी होती है जो पैसा प्रोटेक्ट, जो जैसे राष्ट्रीय उद्यान ये घोषित हो गए हैं, तो अब कोई संस्था भी पैसा देगी राष्ट्रीय उद्यान को भाई, ताकि अपने मतलब जो एनिमल होते हैं वहाँ जानवर जैसे शेर हैं, बाघ हैं, उनको अच्छा से प्रोटेक्शन। बताइए कि 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है दुधवा को मिला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को मिला है, या बी है सिमलीपाल को मिला है जो उड़ीसा में है, या ऑप्शन सी है फ्लोवर वैली को मिला है, या ऑप्शन डी है कुद्रेमुखा को मिला है। ठीक है, आपको देखिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा और बता दूं कि ये सब किस राज्य में है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो देखिए जैसे दुधवा नेशनल पार्क जो है ना, ये आपको यूपी में है। ठीक है, ये आपको उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है, फ्लोवर वैली कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है ये। कुद्रेमुखा कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है। ये कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो बताना है कि 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छे से आप लोग सोच लिए होंगे। तो इसका सही जवाब है सिमलीपाल, जो कि आपको उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आपको मिल गया एक क्वेश्चन से पाँच क्वेश्चन का जवाब मिल गया। आपसे भी पूछ ले कि 107वें राष्ट्रीय उद्यान का जिसको हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है वो किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। और किसको मिला है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। और ये दुधवा के बारे में पूछ लेगा, ये कहाँ किस शहर में किस राज्य में है, तो यूपी में है। फ्लोवर वैली पूछ लेगा तो उत्तराखंड में। आपको कुद्रेमुखा पूछ लेगा तो आप बता देना कि कर्नाटक में है। ठीक है, ये कभी कभी मैचिंग भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस राज्य में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बताना है कि जो 23वें हैं विधि आयोग, उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद मुखर्जी को, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह को, ऑप्शन सी है दिनेश माहेश्वरी को, ऑप्शन डी है विकास गोयल को। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, बताइए कि मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैं क्वेश्चंस को 1 से 2 बार या 3 बार रिपीट करता हूं, ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में जब भी बैठें तो आपको एक ऐसा प्रश्न आए तो आपको ये क्वेश्चंस किसी भी हाल में मिस ना हो। ठीक है, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट करता हूँ। बताइए कि हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। देखिए इस क्वेश्चन से आपको 2-3 जवाब मिल रहा है। इससे जवाब क्या मिल रहा है, जैसे कि देख लीजिए कि ये कौन से नंबर के बने हैं, तो 23वें विधि आयोग को बने हैं। और कौन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, तो आपको बताना है कि कौन अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपको दिनेश माहेश्वरी जी जो हैं, ये इनको 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आप लोग के लिए अगला सवाल है, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब महिला वर्ग में किस देश ने जीता था। आपको बताना है कि 2025 में जो कबड्डी विश्व कप हुआ है और 2025 में उसमें महिला याद रखिएगा, महिला भी बहुत आगे है आजकल, बहुत सब कुछ में अच्छा कर रही है। तो महिला वर्ग में आपको बताना है कि महिला वर्ग में किस देश ने जीता था। ठीक है, बताना है। ऑप्शन ए है नेपाल ने जीता था, ऑप्शन बी है भूटान ने जीता है, ऑप्शन सी है थाईलैंड ने जीता है, या ऑप्शन डी है भारत ने जीता है। ठीक है, अच्छे से सोचिए। अभी मैंने आपको बताया जो आपको थाईलैंड की जो ओपल सुजाता है, इन्होंने 72 में क्या मिस वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है,
मिस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, याद रखिएगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब महिला वर्ग में किस देश ने जीता है। तो इसका सही जवाब है अपना प्यारा भारत। ठीक है, अपना प्यारा भारत जो है आपको 2025 कबड्डी महिला वर्ग में विश्व कप का खिताब जीत लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। ये बताना है आपको कि महिला प्रीमियम लीग जो होता है क्रिकेट लीग, उसमें 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये बताना है आपको। ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए है दिल्ली कैपिटल ने जीता है। जैसे देखिए पुरुष वर्ग में जो होता है क्रिकेट, उस तरह से महिला वर्ग में भी क्रिकेट होता है, प्रीमियम इंडियन प्रीमियम लीग उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो बताना है कि कौन सी महिला टीम ने जीता है। तो बताइए, ऑप्शन ए है दिल्ली कैपिटल, ऑप्शन बी है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी है किंग्स 11 पंजाब, ऑप्शन डी है पुणे वॉरियर्स। अच्छे से ज़रा सोचिए, इसका सही जवाब दीजिए। देखिए आपको ये दिल्ली कैपिटल्स को हराया है एक टीम ने, और 2025 का खिताब महिला प्रीमियम लीग का खिताब इसने जीता है। किसने जीता है, तो आपको मुंबई ने जीता है। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने जीता है, और किसको हरा जीता है, तो ये दिल्ली को हरा जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस 2025 का खिताब महिला वर्ग में IPL का खिताब जीता है। तो सिंपल आप कहिएगा तो IPL होता है, ठीक है, वो महिला वर्ग में, उसमें कौन जीता है, तो मुंबई इंडियंस, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है, संतोष ट्रॉफी का 33वां संस्करण किस राज्य की टीम ने जीता है। ये बताना है आपको कि जो संतोष ट्रॉफी होती है जो फुटबॉल से संबंधित है, आपको बताना है कि इसका 33वां संस्करण किस राज्य की टीम ने जीता है। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ और पूछ देता है, बार बार बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, 5-4 को खेल का नाम देगा, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। आप लोग मैं क्वेश्चंस को बारी बारी से याद भी कराता चल रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मिस न हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आपको फुटबॉल से। आपको यही बताना है कि संतोष ट्रॉफी जो 2025 में हुआ है उसका 33वां संस्करण किस राज्य की टीम ने जीता है। ऑप्शन ए है बंगाल की टीम ने, ऑप्शन बी है केरल की टीम ने, ऑप्शन सी है कर्नाटक की टीम ने, या ऑप्शन डी है दिल्ली के टीम ने। तो ध्यान रखिएगा। और ये आपको जीता है किसने, केरल को हरा करके बंगाल ने जीता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल जो है इसने कि फुटबॉल क्लब ने आपको ये केरल को हरा के जीता है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको पूछ देगा कि बंगाल ने किसे हरा के जीता है, तो केरल को, और किसने जीता है 33वां संस्करण, तो ये आपको बंगाल ने जीता है। देखिए 33वां संस्करण भी याद रख रहे हैं, कौन सा पूछ देगा संस्करण हुआ, ये भी पूछ देगा कभी कभी। और संतोष ट्रॉफी के संबंध किससे है, फुटबॉल से, भी याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन से आपको 4-4 सवाल मिल रहे हैं। ठीक है, जवाब मिले ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि बने थे। जो 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें कौन हमारे मुख्य अतिथि बने थे, किसी देश के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चारों राष्ट्रपति जी हैं। एक आपको बताना है कि ये आपको सिरिल रामाफोसा हैं, ये आपको दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन जो हैं आपको रसिया के हैं। प्रोबो सुबियांतो ये आपको इंडोनेशिया के हैं। शी जिनपिंग को कौन नहीं जानता, ये चाइना के हैं। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छे से आप लोग एनालिसिस करके सोच के समझ के बताइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस किसी भी आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए बताइए आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि बने थे। ऑप्शन ए है सिरिल रामाफोसा, ऑप्शन बी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी है प्रोबोबो सुबियांतो, ऑप्शन डी है शी जिनपिंग। ठीक है, बताइए। तो इसका सही जवाब है प्रोबोबो सुबियांतो, जो कि आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी भी प्रेजेंट टाइम पर हैं, और यही हमारे देश में 26 जनवरी 2025 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि वर्ष 2025 में ब्रिक्स
गठबंधन का 10वां देश कौन बना है। मतलब बताना है कि जो ब्रिक्स जो मतलब समूह है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशंस है, 9 देशों था, अब पहले 5 देश होते थे, फिर 10 देश हुए, अब 9 हुए, अब फिर 10 हो गए हैं। तो बताना है कि सबसे लास्ट में 2025 में कौन सा ऐसा देश बन गया है जो मतलब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है, बताना है आपको। ऑप्शन ए है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है मलेशिया, ये ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। बताना है आपको कि इसका सही जवाब क्या होता है। बताइए अच्छे से सोच के इसका सही जवाब क्या होगा कि वर्ष 2025 में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां देश कौन बना है। ऑप्शन ए है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है मलेशिया, या ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, जो अभी मैं आपको इससे पिछले क्वेश्चन में ही बताया हूँ, जो प्रोबोवो सुबियांतो थे वही हमारे मुख्य अतिथि थे, और ये 2025 में इंडोनेशिया ही ने आपको ब्रिक्स देश का 10वां सदस्य बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा सदस्य है, 10वां। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है, चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है निजामाबाद में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, या ऑप्शन डी है गोरखपुर में। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद, निजामाबाद, लखनऊ, या फिर आपको गोरखपुर। बताइए इसका सही जवाब क्या है। ये आपको निजामाबाद, जो कि आपको तेलंगाना में एक शहर है, वहाँ हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, क्योंकि गृह मंत्री जी गए थे वहाँ उद्घाटन करने के लिए हल्दी बोर्ड का, तो इसलिए चर्चा में रहा था। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा और पूछ देगा किस राज्य में, तो तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने ई नाम, मतलब ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, मतलब जहाँ भी आप देखेंगे कि आपको इस टाइप का, जैसे इस टाइप के इनिशियल हो, समझ गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही कह रहा है। तो केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है। जो केंद्र सरकार जो ई नाम जो लगाते हैं उस पे, उसके प्लेटफॉर्म पे, मतलब उसमें जो लोगो दिखाई देगा उसमें उस पर कौन सा फल आपको लगाया गया है, शामिल किया गया है, कौन सा फल को शामिल किया गया है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आम को शामिल किया गया है, ऑप्शन बी है संतरा को शामिल किया गया है, ऑप्शन सी है ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है, या ऑप्शन डी है आपको सेब को शामिल किया गया। अच्छे से आप लोग सोच विचार के इसका सही जवाब दीजिए। अगर हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मैं आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसका आपको अच्छे से उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आपको अच्छा से एडवाइस मिले, अच्छा क्वेश्चन मिले आपको एग्ज़ाम में उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो सोचिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आई होप आप लोग ने सोच लिए होंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ड्रैगन फ्रूट्स। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट को हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर शामिल किया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि वर्ष 2025 में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, बताना है कि वर्ष 2025 में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है। ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन ए है रेखा पाठक को, ऑप्शन बी है पूर्णिमा बर्मन को, ऑप्शन सी है दीपशिखा को, या ऑप्शन डी है साहिला बर्मन को। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि वर्ष 2025 में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है। ठीक है, किया गया नहीं है, किया है, ये ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक है। बताइए कि वर्ष 2025 में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है। ऑप्शन ए है रेखा पाठक को, ऑप्शन बी है पूर्णिमा बर्मन को, ऑप्शन सी है दीपशिखा को, या ऑप्शन डी है साहिला बर्मन को। तो इसका सही जवाब क्या है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिमा बर्मन को किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा बर्मन, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2025 में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है पूर्णिमा बर्मन को, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। जो सेबी है उसका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, उसका सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे देखिए सेबी ऐसे लिखते हैं, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। वही बताना है आपको, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए है तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी है तुहिन कुमार कांत पांडे को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी है चंद्र प्रकाश सिंह को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी है विनोद कुमार प्रजापति को नियुक्त किया गया है। अच्छे से सोच के इसका सही जवाब दीजिए। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको ऑप्शन बी, तुहिन कुमार पांडे को नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। किसे किया गया है? तो तुहिन कुमार पांडे को, ध्यान रखिएगा। और कौन सा? तो 11वां। और किसका? तो सेबी का, ठीक है। सेबी का, ऐसे सेबी लिखाता है, सेबी का, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आप लोग के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर हाल में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो फिर बिहार एसएससी हो, बिहार रेलवे हो, मतलब सॉरी रेलवे हो, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मतलब देखिए एक चीज़ तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि आपको हर हाल में ये 12 तारीख को ही होगा, लेकिन अब किस महीने में होगा ये आपको बताना है। कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई को, ठीक है। 12 जुलाई को इसकी मनाने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, महासभा के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखिए कौन सा दिवस? तो आशा दिवस। आशा आजकल बहुत ही ग्राउंड लेवल पर काम करती है, गांव-गांव में, ठीक है। बच्चों को टीका लगवाना, चाहे डिलीवरी महिला को करवाना, ये सब काम उनका रहता है, स्वास्थ्य का देखभाल भी करना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि कौन सा पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है? आपको देखिए इसमें देखिए पहला, अब यूरोप में ऐसा कौन सा पहला देश मतलब राष्ट्र बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या था कि वहाँ पर जाने वाले थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनको मतलब आपको अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने अरेस्ट करने की घोषणा का, जो उसका देश होंगे, मेंबर देश होंगे, वो उनको दबाव डालेगा ताकि आपको उनको खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है तो आप अरेस्ट कीजिए, हमको सौंपिए, हम ट्रायल करेंगे। तो इसने, ये देश ने ऐसा कह दिया कि हम चलिए आप ही को छोड़ देते हैं ताकि हमको उनकी मित्रता जो है, हमारी दोस्ती ख़त्म न हो, भंग न हो, क्योंकि हमसे जो सहायता एक दूसरे की मिलती है वो भंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए किया गया है, ठीक है। तो वो देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हो गया है, जो पहला देश यूरोप का बन गया है, ये बताना है। मतलब पहला देश है और कहाँ का है? यूरोप का है, अलग हुआ है। ऑप्शन ए है बुदापेस्ट अलग हुआ है, ऑप्शन बी है हंगरी अलग हुआ है, ऑप्शन सी है बेलारूस हुआ है, या ऑप्शन डी है मोल्दोवा हुआ है, ये बताना है आपको। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है, ये आपको यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका मतलब होता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेंग में है, ये भी याद रखिएगा। नीदरलैंड के हेंग जो है ना कैपिटल, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। मतलब आपको बताना है कि कहाँ किया है, किस केंद्र शासित या राज्य में किया है, ये बताना है। ऑप्शन ए है जम्मू एवं कश्मीर में,
ऑप्शन बी है लद्दाख में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी है सिक्किम में। देखिए आर्च ब्रिज जैसे ऐसे होता है, ऐसे देखिए एक ऐसे होता है, ठीक है, इस पर से रेल जा रहा है, रेल दुनिया का सबसे ऊंचा है ये, ठीक है, ये बताना है। और ये आपको कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ ही पहाड़ी इलाका उधर है ज़्यादातर, और वहीं पर ऐसा रेल गुजारा गया है। ये आर्च ब्रिज है, ऐसे बनाया गया है एक, देखिएगा देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, जाइए कभी देखिएगा, चाहे ट्रेन वहाँ से गुजरेगी, थोड़ा सा आपको नीचे देखिएगा डर लगेगा, लेकिन वहाँ ट्रेन बहुत स्पीड निकल जाती है, और ऐसे पर स्पीड ऊपर ये ट्रेन गुजरती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बताना है कहाँ है, कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ऊंचे, अब बताइए दुनिया के सबसे ऊंचे है और क्या है, तो रेलवे आर्च है, आर्च याद रखिएगा, आर्च ब्रिज है का उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये देख कौन सा ब्रिज है, तो आर्च, दुनिया के सबसे लंबे क्या है, तो रेलवे आर्च ब्रिज है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है। अब बताना है कि अपने भारत देश का कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्ण मतलब पूरा कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपको मिजोरम, ठीक है, बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी है मिजोरम। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको मैं एक क्वेश्चंस को 4 बार 5 बार ताकि करूंगा, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चंस याद हो जाएं, ठीक है, बताइए तो ये कौन सा राज्य बन गया है, तो ऑप्शन डी मिजोरम बन गया है, ठीक है, पहला राज्य जो आपको पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य बन गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आप लोग के लिए अगला सवाल है, अगला सवाल आप लोग के लिए है कि प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से देश भर में 113 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। मतलब अब अमृत भारत ट्रेन है, अब अमृत भारत स्टेशन भी, जहाँ की अच्छा से साफ सफाई होगा, फैसिलिटीज़ होगा अच्छा से यात्रियों के लिए, ऐसा अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अरे अमृत भारत ट्रेन हो या स्टेशन हो या कितना हाईवे हो, सभी जनता को पैसा से बनते हैं, ठीक है, इतना खर्चा नेता लोग उड़ा देते हैं पैसा, हवाई जहाज़ में अच्छे ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी में घूमते हैं, वो जनता की पैसा होती है। इनका कोई अपने घर में फैक्ट्री नहीं चलता जहाँ से पैसा लेकर के रोड बनवा रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, खाली इनका नाम होता है कि हम करवा रहे हैं, अब पैसा टोटल जनता का ही होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से देश भर में 113 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है बीकानेर से, ऑप्शन बी है जयपुर से, ऑप्शन सी है अजमेर से, ऑप्शन डी है लालगढ़ से। देखिए ये चारों शहर आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको याद रखना कि तो राजस्थान से किए हैं। आपको यहाँ बताया गया है कि मतलब 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन कहाँ से किए हैं, तो ये आपको बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर जिले से स्टेशन से किए हैं, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो गया, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि भारत में कहाँ पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो प्रारंभ होगा। अब वंदे भारत चल रही है इतना सारी ट्रेन, तो उसको तो रख रखाव का जगह भी तो चाहिए, तो उसके लिए कहा गया है जो उसका डिपो होगा कहाँ बनाया जाएगा, ये बताना है आपको। बताइए कि भारत में कहाँ पहला, अब देखिए भारत का पहला मतलब वंदे भारत जो रख रखाव डिपो है वो भारत का पहला है, जो प्रारंभ अभी होगा, हुआ नहीं है। ऑप्शन ए है पंजाब में होगा, ऑप्शन बी है हरियाणा में होगा, ऑप्शन सी है राजस्थान में होगा, या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में होगा। बताइए अच्छे से सोच के, आपको मैं बताता चलूँ कि आपको ये क्वेश्चंस आपको पूरे 2025 का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस है, जो बारी बारी से मैं वीडियो के थ्रू ला रहा हूँ, ताकि आपको इस साल जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको पता है जैसे कि 1 साल तक का क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
तो वही आपको बताना है कि भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो प्रारंभ कहाँ होगा, ये बताना है। इसका सही जवाब क्या है, ये आपको जोधपुर में होगा। ठीक है, ये जोधपुर होगा। अब पता चल गया कि जोधपुर कहाँ है, तो राजस्थान में। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किस देश से है। ठीक है, अब देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि बिग ब्यूटीफुल बिल, ठीक है, का संबंध किस देश से, ये बताना है। ऑप्शन ए है कनाडा से है, ऑप्शन बी है अमेरिका से है, ऑप्शन सी है चीन से है, या ऑप्शन डी है रूस से है। ठीक है, ध्यान रखिए, पता है इसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए है कनाडा से, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है आपको चीन से, या ऑप्शन डी है आपको रूस से। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही जवाब क्या है, अमेरिका से। अब आजकल ट्रम्प जी बहुत ही बिग ब्यूटीफुल कर रहे हैं, तो ही अब बिग ब्यूटीफुल बिल भी लाए हैं कि संबंध किस देश से है, तो अमेरिका से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है, समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल। अब देखिए समुद्र भी है, समुद्र भी इंडिया ने ऐसा एक कांच के, अब देखिए कांच के पहले पुल है, पहले मतलब पहला देश में पुल वेस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में समुद्र नहीं है तो इसको काट दीजिए। आपको ये 3 राज्य हो सकते हैं। ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या ऑप्शन डी है आपको केरल। बताइए, आपको इसलिए मैं काट दिया जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो समुद्र है ना, टच भी नहीं करता उसका बाउंड्री कहीं से समुद्र से, तो हो ही नहीं सकता है। तो आप जो है ऑप्शंस को रिप्लेस करके भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन को रिमूव करके भी आप समझ सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए कि समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल वेस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है। इसका सही जवाब है आपको तमिलनाडु में हुआ है, जिसको आप पंबन ब्रिज भी कह सकते हैं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई है। अब बताइए, जो भी बेडर है, मतलब बेडर मतलब होता था किनारे से अंदर, और बेडर भी होता है, और तटीय भी मतलब जो तट का जो राज्य है जहाँ पर तटीय क्षेत्र है वहाँ भी होता है। तो बताना है कि भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई है। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है आपको महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी है गोवा में। बताइए कि आपको, देखिए इसमें जो तटीय राज्य होंगे, तटीय राज्य तो आपको गुजरात हैं, ठीक है, महाराष्ट्र हैं, ये भी ठीक है, गोवा भी है, लेकिन राजस्थान को भी काट दीजिए। ये ऑप्शंस को एलिमिनेशन के थ्रू आपको करना है, एलिमिनेट करना है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, समझे। आपको 3 में दिमाग लगाना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करूँगा, ताकि आपको अच्छे से आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाए। तो क्योंकि एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछें तो आप थोड़ा हिचकिचाए नहीं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई है, तो ये आपको गुजरात में हुई है। गुजरात में कहाँ हुई है, तो जामनगर में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गुजरात में कहाँ हुई है, तो जामनगर में। ठीक है, गुजरात के जामनगर में हुई है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही जवाब क्या है, गुजरात, जामनगर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि भारत पोर्टल
का संबंध किस एजेंसी से है। अब एजेंसी है जो किसी क्राइम को रोकने के लिए, चाहे कोई जांच करने के लिए उसके वो एक पोर्टल चलाती है, एक योजना चलाती है, उसके बारे में पूछा गया है कि भारत पोर्टल का संबंध किस एजेंसी से है, जांच एजेंसी से। ऑप्शन ए है आईबी से है, ऑप्शन बी है सीबीआई से है, ऑप्शन सी है ईडी से है, या ऑप्शन डी है सीआईडी से है। अच्छे से सोच समझ के इसका सही जवाब दीजिए। अगर आपको फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कि भारत पोर्टल का संबंध किस देश से, किस एजेंसी से संबंधित है, बताना है आपको। तो ये आपको सीबीआई से संबंधित है। सीबीआई ही अच्छा काम करती है और किसी राज्य में भी जाकर करती है, लेकिन फिर भी करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता है देश में जब तक इस देश के नौजवान अपनी भावनाओं को छोड़ करके, अपने रिश्तेदारों की भावनाओं को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक इस देश में ना ही करप्शन ख़त्म हो सकती है, ना ही देश में कभी समानता लाई जा सकती है। जिसको देखो जहां बैठ गया पोस्ट पर वहीं लूट रहा है देश को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आप लोग के लिए कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहां स्थापित किया है। बताना है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहां स्थापित किया है। ऑप्शन ए है प्रयागराज में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, या ऑप्शन डी है लखनऊ में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छे सोच समझ के इसका सही जवाब दीजिए कि किस शहर में हाल ही में केंद्रीय, अब देखिए किसने स्थापित किया है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। और कौन सा सांस्कृतिक गांव का क्या नाम है, कलाग्राम। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर हाल में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है, ये कलाग्राम जो है आपको ये प्रयागराज में है। ठीक है, यहीं आपको कलाग्राम का स्थापित किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, सांस्कृतिक गांव। ठीक है, सांस्कृतिक गांव, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है और शायद ये इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 20 में पहले, अब देखिए ये क्वेश्चन कितना खतरनाक है। 20 में पहले मतलब दुनिया में पहले हैं कारियोवर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी है आपको फिलीपींस में, ऑप्शन सी है मालदीव में, या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया में। 20 में पहले कारियोवर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी है फिलीपींस में, या ऑप्शन सी है मालदीव में, या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब कोरल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ बहुत सारे मछली पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि विश्व में पहले कारियोवर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ये ध्यान रखिएगा। अब जहाँ पर कोरल होंगे वहाँ पर मछली होंगे। दुगोंग भी वहीं रहते हैं। दुगोंग एक ऐसा समुद्री जानवर है जो मतलब एकदम इकलौता ओनली वन, जो मतलब ओनली घास खाता है, जो जीव को नहीं खाता है समुद्र में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जेड मोर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, ये बताना है। अब देखिए ये है जेड मोर सुरंग। बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जेड मोर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है लद्दाख में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर में, या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। ये आपको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज का आपका हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जेड मोर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में किया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग, क्योंकि वहाँ पर बर्फीली इलाका भी है, पत्थर वाला पहाड़ी इलाका भी है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा जाते हैं लद्दाख में, आपको जम्मू कश्मीर में। इसलिए टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी थोड़ा सा डेवलप करते रहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सब ये जनते के पैसा होते हैं, ठीक है, कोई नेता चाहे कोई अधिकारी अपना घर से नहीं देता, वो लोग सिर्फ लूटने में लगे रहते हैं देश को, यह भी याद रखिएगा। और इस सब को मिटाना है तो युवा लोग अपना एक आइए, साथ में सब ईमानदारी से आइए, जहाँ भी हैं ईमानदार बन के आइए, और तब देखिए फिर देश को कैसे बदला जा सकता है, समझे। आप जब तक युवा लोग आगे नहीं आएगा अपनी भावनाओं को छोड़ करके, मैं बार बार बता रहा हूँ, तब तक देश में न करप्शन खत्म हो सकती है, ना असमानता आ सकती है, न सबको भूखमरी खत्म हो सकती है, ठीक है। कोई देश को खूब लूट करके राजा हो गया, और कोई भूखले मर रहा है, किसी को खाने तक का पैसा नहीं है, और किसी को कोई खाने वाला नहीं है पैसा, इतना पैसा सब लूट के रख लिया है, ठीक है। सब चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके गाड़ी खरीद लें, गाड़ी घर एसी बना लें, ये सब इसके चक्कर में छोटा भी नौकरी मिल जाए तो लूट के बना लेना है, ठीक है। आप लोग को रोड पे इतना ज़्यादा गाड़ी दिखता है, क्यों? क्योंकि करप्शन देश में बहुत ज़्यादा है। आदमी लोग छोटा मोटा नौकरी भी किया तो लूट खसूट के किसी तरह से अपना गाड़ी खरीद लेना है, 4 चक्का घूमना है, एसी गाड़ी में एसी रूम बना लेना है, एसी घर बना लेना है। इन्हें समझते हैं कि इसी घर से कितना नुकसान है देश को, समझे। चलिए, ये सब बात की बात है, ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत आदमी को तकलीफ भी लगता है, क्योंकि बहुत आदमी इस करप्शन में लिप्त रहते हैं धरती पे, ठीक है। चलिए, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है देवी गंगा क्लासेस, और आपको ये भी पढ़ लीजिएगा अपने से, ठीक है। चलिए।